नमस्कार। किसान इंडिया के खास कार्यक्रम माइक पे मुलाकात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उमाकांत उमराव जी की, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इनके जो काम है वो काफी लंबे समय से चर्चा में रहे हैं और अब डेयरी सेक्टर में मध्य प्रदेश कैसे पूरे देश का एक हब बने, उसको लेकर एक बड़ी कार्य योजना आपने तैयार की है और राज्य सरकार के मार्ग निर्देशन में ये सारे काम जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान इंडिया में। नमस्कार। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डेयरी की जो बात चल रही है, मध्य प्रदेश को पूरे देश में एक हब बनाने की बात हो रही है। चूंकि संसाधन हैं, सुविधाएं भी हैं, संभावनाएं भी हैं और इन सब के बीच में अगर हम अब तक की इतनी लंबी यात्रा की बात करें, पिछले 60-70 सालों में जो कुछ भी हुआ, कैसे मध्य प्रदेश अछूता रहा और अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कार्य योजना आपने बनाई? मेरे ख्याल से आपने बहुत सही बात कही है कि मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और ये बात डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में 100% फिट बैठती है, सिद्ध होती है। मध्य प्रदेश एक सामान्य सभी लोगों की ये करना है कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाया जा सकता है और वो इसलिए भी सही आधारित है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पशु जानवर पाले जाते हैं पूरे देश में और उसमें से लगभग 2/3 जानवर ऐसे हैं जो अवर्णित हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कि इसको कैसे स्टेट कैपिटल बनाया जाए, कैसे जो किसानों की आय है उसको दोगुनी की जाए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह लक्ष्य रखा है कि हमको अगले कुछ वर्षों में जो दुग्ध उत्पादन है वो डबल करना है। लेकिन ये केवल एक ही स्टेज की कार्रवाई नहीं है, ये केवल एक ही चैनल की कार्रवाई नहीं है। प्रदेश की सरकार ने इसको दो जो इसके महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, एक उत्पादन और दूसरा प्रोक्योरमेंट, कि उसका विक्रय हो, मार्केट डेवलप हो। सरकार ने दोनों चैनल्स पे लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं और दोनों ही लक्ष्यों में काम कर रही है। तो जहां एक तरफ हमको डबल प्रोडक्शन करने की लक्ष्य दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वहीं हमने प्रोक्योरमेंट के लिहाज से कई टारगेट बनाए हुए हैं। अभी हमारी पहुंच 8-9 हजार गांवों में ही थी जहां से हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रोक्योर करते थे, जबकि प्रदेश में जो गांव की संख्या है वो 50,000 से भी ज्यादा है। तो 50,000 के जो गांव हैं उनमें से अब ये लक्ष्य लिया गया है कि लगभग 26,000 या इससे ज्यादा गांवों में अगले 3 सालों में हम प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। अर्थात वहां जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी वो होंगी, जो वहां से परिवहन की व्यवस्था है वो होगी, वगैरह चीजें। जहां तक प्रोडक्शन की बात है तो जाहिर है कि डबल करने के लिए जो सबसे क्रांतिकारी कदम हो सकता है वो यही है कि हमारे पास में अच्छी नस्ल की गाय भैंसें हों। दुर्भाग्य से आज की स्थिति में हमारे पास में जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, मेरा जानवर से मतलब गाय और भैंसे हैं, उनमें से लगभग 2/3 ऐसे हैं जो अवर्णित हैं, जो अच्छी ब्रीड के नहीं है और जिनकी जो उत्पादकता है वो बहुत सीमित है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। जबकि जो अच्छे जानवर हैं हम सभी जानते हैं कि वो 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या इससे भी ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो यदि जो 2/3 हमारे जानवर हैं जो अवर्णित हैं, उनको हम किसी तरीके से अच्छी नस्ल में चेंज कर सकें, बदल सकें, तो जाहिर है कि हमारा उत्पादन स्वाभाविक रूप से डबल हो जाएगा या बढ़ जाएगा। और ये हो सके इन सारे चीजों के लिए, इन सारे कदमों के लिए, इन सारे प्रैक्टिसेस के लिए किसान जागरूक हो सके, उसको स्वीकार हो सके और टेक्नोलॉजी की पहुंच उस तक हो सके, इन सब के लिए हमने 3-4 अभियान चलाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है उसको हम लोग कहते हैं दुग्ध समृद्धि अभियान, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल हैंड्स हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हर पशुपालक के घर में जाएंगे और वो इंडिविजुअली जाएंगे घर पे और वहां उनसे 3 विषयों पे बात करेंगे। पहला कि नस्ल सुधार कैसे किया जाए और नस्ल सुधार से क्या उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इंटरवेंशन वो प्रॉफिट के आधार पर ही स्वीकार्यता उसकी बनती है।
तो ब्रीड इंप्रूवमेंट के क्या साधन हो सकते हैं और उससे कितना फायदा उनका हो सकता है ये बताएंगे। सेकंड, पोषण आहार का उनके दूध उत्पादन से क्या संबंध है और पोषण आहार किस तरह देना चाहिए, उसका सम्मिश्रण किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में है। और थर्ड है मोर्टेलिटी अर्थात स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के 2-3 पहलू हैं और ये वो चीज है जिससे किसान का न केवल रिस्क कम होता है जो कि टीकाकरण करते हैं, बल्कि जो दूध उत्पादकता है वो भी प्रभावित होती है। तो पशु स्वास्थ्य, पोषण और नस्ल सुधार। तो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का ये लक्ष्य है जिसमें हम हर घर में जा रहे हैं। अभी हमने उसका प्रथम चरण संपन्न किया है जिसमें हमने उन पशुपालकों को लिया था जिनके घरों में 10 या 10 से ज्यादा गाय या भैंस है। उसमें लगभग 4 लाख घरों में हम गए थे और हर न केवल हमारे टेक्निकल जो लोग हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, ये गए थे, बल्कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो गए थे, जिले के अधिकारी हैं वो गए थे, जिले के प्रशासन के लोग, कलेक्टर, सीओ, जिला परिषद और बहुत से जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, हमारे जो विभागीय मंत्रीगण हैं वो गए थे, मैं भी गया था। तो हम सभी लोग गांव में गए थे और उससे हर किसान से इंडिविजुअली जाके यही बात की थी कि इन तीनों में क्या करने से आपकी उत्पादन भी बढ़ेगा और आपकी आय बढ़ेगी। एक ये अभियान हमने चलाया हुआ है और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने जानबूझकर इसको 1-to-1 रखा था। हर पशुपालक और हमारे से इंडिविजुअली हमने संपर्क रखा था। उसके कई कारण थे। मैंने महसूस किया कि हमारी जो फुटप्रिंट है गांव में, हमारे विभाग की फुटप्रिंट है और विजिबिलिटी है बहुत सीमित है जी। लोग डॉक्टर्स को जानते हैं, लोग सीओ जनपद को जानते हैं, लोग सचिव को जानते हैं, लोग पटवारी को जानते हैं और बहुत से विभागों के अधिकारियों को जानते हैं, उनसे उनका संपर्क है, जीवन संपर्क है। लेकिन हमारे विभाग के जो लोग हैं, चाहे वो एक्सटेंशन ऑफिसर हो या डॉक्टर्स हो, उनकी उतनी विजिबिलिटी गांव में नहीं है। और जब विजिबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर है कि सर्विसेज ट्रांसफर नहीं होगी। लोग सर्विसेज लेना भी चाहेंगे तो शायद वो सहजता नहीं रहेगी, सरलता नहीं रहेगी। और एक जो कनेक्ट बनना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस, नॉलेज ट्रांसफर की जाए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने, यद्यपि बहुत बड़ा काम है इतने 70 लाख लोगों के घरों में पहुंचना, लेकिन हमने यही सोचा कि नहीं, हम इंडिविजुअली घर पे जाएंगे और उनसे बात करें जिससे कि दोनों का कनेक्ट हो सके। हमने ये भी सुनिश्चित किया था कि इन तीनों बिंदुओं पर हमने 3 छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जो हमारे संपर्क के लिए गए थे उनसे अपेक्षा की थी कि जब वो किसान के घर में जाएंगे तो सारी चर्चा के बाद में उनके मोबाइल पे ये सारी डॉक्यूमेंट्री ट्रांसफर करेंगे, जिससे दोनों के फोन नंबर आपस में ट्रांसफर हो जाए और कभी बात करने की आवश्यकता पड़े तो बात कर सके। और वो तीनों इन्हीं तीनों विषयों से संबंधित थी। इसका प्रथम चरण ऑलरेडी हो चुका है और इसका हमने केवल ऐसे नहीं है कि सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया था जो उनको जिलों में जाना था। इस पे नजर रहे, इसका ठीक से सुपरविजन हो सके, मॉनिटरिंग हो सके, तो इसके लिए हमने जिले के कलेक्टर से अपेक्षा की थी, उनके नेतृत्व में ही चला था। इन्होंने बहुत से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी जो देख रहे थे कि हमारी जो उनके साथ संपर्क की क्वालिटी है वो कैसी है, संवाद की जो क्वालिटी है वो कैसी है, जो संप्रेषण की क्वालिटी है वो कैसी है। इसके अतिरिक्त हमने एक हमारे पास में कॉल सेंटर है, उस पे भी हम डेली जो ये भरते थे जानकारी, इनको भरना था ऐप में, उससे हम रैंडम कुछ नंबर्स चूज करते थे और हम किसानों से पूछते थे कि आप यहाँ कौन आए थे, उनसे क्या बात हुई, क्या आप संतुष्ट हैं, आपको क्या लग रहा है, आप क्या करेंगे, जिससे हम क्वालिटी को इंश्योर कर सके। इसका सेकेंड राउंड जो है वो दिसंबर के सेकेंड वीक में है जी, जो 8 या 9 दिसंबर से हम लोग शुरू करेंगे और इसमें हम लगभग 8 लाख परिवारों के घरों में जाएंगे जी। इसमें वो किस पशुपालक होंगे जिनके पास में 5 से 9 गाय या भैंस की संख्या है, उनके यहाँ जाएंगे। मैं बीच में टोकूंगा, सेकंड फेज में हम लोग अभी बात करेंगे जबकि क्या इसमें होना है। इसके पहले कि जब आप 4 लाख किसान परिवारों तक पहुंचे, एक बड़ा अभियान था जी, फीडबैक कैसा मिला? और दूसरा, हमारे गांव में जो एक परंपरा के तौर पर हम लोगों को पशुधन माना जाता है जी, आपकी जो बात होती है, जैसे आपका जो पानी का मॉडल था उसमें भी आपने लाभ को जोड़ा जी। जब धन की बात आती है तो लाभ उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है जी। मुझे लगता है कि किसान को कनेक्ट करने के लिए ये एक बड़ा सूत्र हो सकता है। सही। तो प्रॉफिट को इसके साथ जोड़ना और किसानों का फीडबैक इसको कैसा मिल रहा है, क्योंकि अब तक पशु की जो बात हो रही थी, मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में सड़कों पर सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की तादाद देखने को मिलती है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान भी क्या इससे निकलता हुआ मिलेगा? डेफिनेटली निकलेगा और फीडबैक बहुत अच्छा था।
और अच्छी बात यह है कि न केवल किसानों का फीडबैक बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कॉल सेंटर से बात करते हैं और हमारे यहाँ लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी भी गए थे स्वयं से अनुभव लेने के लिए। जैसे मैं भी गया था और मैं कई जिलों में गया था, बहुत से गांवों में गया था, बहुत से किसानों से मिला। तो मुझे लगा कि जो किसानों को इस अभियान से खुशी हुई और शायद जो उनके मन में बहुत सी चीजें थी, बातें थी, वो सब उनके हल उनके घर में हम पहुंचा पाए। इसमें एक चीज मैं जरूर, हाँ, इसके साथ में हम लोगों ने 2 और भी अभियान चलाए हैं। उसमें एक का नाम है हिरण्यगर्भा अभियान। चूंकि हमको डबल करना है प्रोडक्शन, तो जाहिर है कि हमारे जो पशु है अच्छी नस्ल के नहीं है, अवर्णित है, उनकी संख्या भी हमको डबल या उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक उसमें हमने ढेर सारे बहुत से एक्टिविटीज, बहुत से कदम उठाए गए हैं हिरण्यगर्भा अभियान में, जो स्पेसिफिकली एआई के लिए है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए है। और मजे की बात यह है कि वो फ्री में होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग इसके लाभ लेने से वंचित थे। तो उसको फोकस करके, और कई कारण थे, शायद उसकी क्वालिटी को लेके कई जगह कंसर्न्स थे, कई जगह कनेक्ट नहीं था हमारे कर्मचारी से जो उसको देने वाला है, कई जगह उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, कई जगह जो सामान है उसकी क्वालिटी को लेकर था, कई जगह जो एआई दिया जाता है उसकी जो उसके पैरामीटर्स हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उनके कंप्लायंसेस की दिक्कत थी। तो हम लोगों ने उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और जो उसके मानक प्रक्रिया और स्पेसिफिकेशन हो गए हैं उसके भी सारे निर्देश जारी किए। उसके बारे में सभी टेक्निकल लोगों को एक्सपोज किया, ट्रेनिंग दी, जिससे उनको पता रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये पैरामेडिकल रहते हैं, उनको मैत्री कहते हैं, सभी जगह पूरे कंट्री में है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो इनएक्टिव हो गए थे, उनमें से जिनको काम करने की इच्छा थी उनको हमने रिफ्रेशर कोर्स कराए, नए भर्ती किए, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग करी, जिससे सब लोग एक्सपोज हो सके, और वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। फिर उसमें भी हमारे पास में जो वो एआई करते हैं डेली, वो एक ऐप के माध्यम से अपलोड करते हैं। हर इंडिविजुअल कर्मचारी अपलोड करता है कि मैंने आज 3 किए और इसका नाम किसान का ये है, मैंने गाय का किया, भैंस का किया, जिसका भी किया। फिर जो आते हैं उसमें हमने जो हमारा कॉल सेंटर है वो रैंडम चूज करते हैं पूरे स्टेट से कुछ लोगों को, जिससे देखा जा सके कि जेन्युइनली हो रहा है कि नहीं हो रहा है और किसान की क्या प्रतिक्रिया है। उसके माध्यम से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्वालिटी हमारी बेहतर हो। थर्ड जो है वो ये है कि अभी जो हमारा सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं उसकी डिमांड उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होनी चाहिए हमारे पास में। फॉर एग्जांपल कि जैसे 70 लाख पशु हर साल वो हीट में आते हैं, तो होना ही चाहिए कि करीब 40-50 लाख जानवर तो हमारे पास आना चाहिए एआई के लिए, अच्छी नस्ल के लिए, बट वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए और एक गांव से दूसरे गांव को प्रेरित करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम लोगों ने एक क्षीरधारा ग्राम योजना शुरू की है। और उसमें हम सबसे पहले उन गांवों को चिन्हित कर रहे हैं जहां ऑलरेडी थोड़ा अच्छा काम, चाहे वो किसानों की वजह से हो या हमारे शासकीय कर्मचारियों के एफर्ट से हो, हुआ हो। आइडिया ये है कि उसमें 3-4 पैरामीटर्स में यदि वो वहां अच्छा काम हुआ है तो हम उसको क्षीरधारा ग्राम घोषित करेंगे। और वो क्या 3-4 पैरामीटर्स हैं? एक कि वहां 100% उच्च नस्ल से ही गर्भाधान किया गया हो, 100%, चाहे वो एआई से किया गया हो या नेचुरल प्रोसेस से किया गया हो। फिर वहां 100% टीकाकरण हो, वहां जो पोषण है, चारा है, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, कोई भी जानवर बाहर नहीं हो, छुट्टा जो आपने कही कि वो सड़कों पे ना जाए, यहाँ वहां ना जाए, ऐसे करके हमने 4-5 पैरामीटर्स बनाए हैं। आइडिया ये है कि जब कोई ग्राम इस तरह का बनेगा और वहां की जो इकोनॉमी है उसमें प्रभाव पड़ेगा तो वो आसपास के बहुत से गांवों को प्रेरित करेगा। वहां के गांव के लोग, वहां के सरपंच, मुखिया, जो बाकी पदाधिकारी हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन सबको प्रेरणा मिलेगी कि जब ये गांव एक अच्छे लिहाज से बन सकता है तो हमारा गांव क्यों नहीं बन सकता है। तो ये 3 बेसिक इसमें इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसका उद्देश्य बेसिकली दुग्ध उत्पादन को डबल करना है जी। और इसमें एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो एक चीज जरूर है
कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी बहुत सी लिमिट्स जो है वो बायोलॉजिकली तय होती हैं। मैं उसी पे आ रहा तो यदि हमको वाकई अच्छी नस्ल में चेंज करना है तो मिनिमम 2 जनरेशन में हमको एक अच्छे एआई से करना पड़ेगा, जो लगभग 7 साल 8 साल लगेंगे, तब कहीं वो इस तरह की नई मतलब उसके रिजल्ट उसमें आ पाएंगे, जो अपेक्षित परिणाम परिणाम। एक कंसर्न है इसको लेकर एआई को खास तौर से, और अगर हम मध्य प्रदेश की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके लिहाज से बात करें कि गांव में या हर इलाके में, मध्य प्रदेश क्योंकि एक बड़ा राज्य है, चंबल संभाग की अपनी अलग चुनौतियां हैं, तो मालवा की अलग है, विंध्य रीजन में कुछ अलग है। इनमें अपनी जो स्थानीय किस्में हैं पशुधन की, खासतौर से गाय भैंस जिसकी हम बात करते हैं, सड़कों पर जो आवारा जानवर हैं वो बिल्कुल देसी किस्म के हैं। इनको संवर्धन, जिसको आपने अवर्णित श्रेणी में रखा हुआ है, ये इनको अगर हम अवर्णित से बाहर लाने की कोशिश करें तो क्या इस पूरी कवायद में ये इस एक पॉइंट को ध्यान में रखा गया है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो बिल्कुल विशुद्ध देसी नस्ल के जानवर हैं ये फिर भी सड़क पर ही रहेंगे। आपने आई मीन यू हैव हिट द नेल बेसिकली जी, जो आपने क्रक्स है उसी पे आपने चिन्हित किया है। जो हमारा हिरण्यगर्भ अभियान है जिसमें कि हम सब्सटेंशियली ब्रीड इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं, और वो भी कृत्रिम गर्भाधान से हम लोगों ने अभी देखा है, जो 4 लाख घरों में गए हैं उससे अनुभव निकल के आया कि जो किसानों ने उच्च नस्ल की गाय भैंस पाल रखी है वो उसके 3-4 मैंने देखा अपने आप इंप्रूव हो गई। पहला, वो कोई छुट्टा नहीं है, उनमें से किसी को नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे भी नहीं। सेकेंड, उसका जो पोषण आहार है वो बहुत संतुलित देते हैं। और थर्ड, वो उच्च जो हमारा उच्च नस्ल की सीमन है, चाहे वो एआई से हो या नेचुरल प्रोसेस से हो, उसी से कराते हैं। ये जो है नेचुरल इसे अवर्णित बुल से हो जाते हैं, और जिनको छोड़ते हैं वो सारी जानवर वही हैं जो अवर्णित है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारे पास में 2/3 अवर्णित जानवर हैं उनमें से ज्यादा को हम अगले 2-3 साल में एआई से उसको हम गर्भदान करा सके। क्योंकि यदि वो सभी गर्भाधान हो जाती हैं तो उनके जो बच्चे होंगे, उनकी जो प्रोजनी होगी, वो जाहिर है कि कुछ न कुछ उसके जो है जीन्स जाएंगे। फर्स्ट जो है जनरेशन में 50% जीन्स जाते हैं। 50% जीन्स में भी कई बार उसके देखने में और उसके डील डॉल में परिवर्तन दिखने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि वो किसान जिसका ये अच्छी नस्ल का पैदा हुआ है पहली जनरेशन में, वो जाहिर है उसको नहीं छोड़ेगा। और यदि उसको अच्छी नस्ल के लेने हैं तो जो पहले वाली गाय थी या भैंस थी उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमारा ये टारगेट तीनों को लेकर है कि न केवल हम एआई करेंगे बल्कि हम क्षीरधारा स्कीम के तहत ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस गांव से कोई भी जानवर न छोड़ा जाए। तो ये दोनों टारगेट है। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी को एआई कर रहे हैं और फिर भी हम छोड़ दें। यदि हम उसको छोड़ देंगे तो वो नेचुरली उसके साथ में जो सांड है, भैंसा है, उससे वो गर्भाधान उसका हो जाएगा और फिर वही रिजल्ट रहेगा। तो इन दोनों चीजों में अटैक कर रहे हैं, दोनों चीजों में काम कर रहे हैं। सॉरी जी, गाय की बात सब जगह हो रही है, लेकिन अभी जैसे आपने मैंने नंदी की बात नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में अगर हम बुल की भी बात करें तो बहुत सारी नस्लें यहाँ पर हैं। इनके संरक्षण को लेकर भी क्या विभाग की तरफ से कोई पहल हो? हमारे कई फॉर्म्स हैं जो विभागीय रूप से संचालित होते हैं, और उनमें हम जो हमारी देसी नस्ल है उनको हम संरक्षित कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग कई जगह गिर का कर रहे हैं, कहीं साहिवाल का कर रहे हैं, कहीं भैंस का कर रहे हैं। तो उनका और भैंसों का संरक्षण, इवन बकरियों का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं ब्रीड का। तो वो ऑलरेडी हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है जी। अब हम आते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ और कलेक्शन, यानी जी। दुग्ध उत्पादन दोगुना करना है तो कलेक्शन को लेकर एक नया तंत्र बनाना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश में इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं और आपने भी जैसे माना कि अभी उस तरह का एक जो तंत्र होना चाहिए वो नहीं है। तो क्या होगा कलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी सहकारिता की बहुत बात हो रही है पूरे देश में, कोऑपरेटिव के जो छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में इसकी कोई संभावना है कि किसानों को डायरेक्ट आप कैसे कलेक्शन सेंटर से जोड़ पाएंगे? हमारे ज्यादातर किसान जो अभी दुग्ध सोसाइटियों में पैसा जमा कर रहे हैं
उनको भुगतान ऑनलाइन ही हो रहा है ज्यादातर को। 100% नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 3-4 महीने में हमारा 100% हो जाएगा। चैलेंज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सकें और उनको हम एक बेहतर प्राइस दे सकें। इसके लिए हमारी जो बेसिक यूनिट है वो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और मैं आपको बता दूं कि आज से 4-5 महीने पहले हमारी लगभग 5,000 कुछ सौ जो है वो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनल थी पूरे स्टेट में, और कुछ 7,000-8,000 गाँव को ही हम केटर कर पा रहे थे। पिछले 5-6 महीने से ही एफर्ट्स चल रहा है और आज की स्थिति में हम 7,000 क्रॉस कर चुके हैं। पिछले 5 महीने की ये उपलब्धि है। और इसी तरह हमारे फार्मर्स की संख्या भी बढ़ी है। हमें इन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस तरह संख्या बढ़ानी है जिससे कि हम 26,000 गाँव में पहुंच सकें, वहां हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कलेक्शन सेंटर से दूध ले सकें। ये उद्देश्य है। उसमें भी हमारा भारत सरकार का जो डेयरी सोसाइटी बढ़ाना है वो ऑलरेडी भारत सरकार ने स्वीकृति हमको दे दी है आज से 4 महीने पहले, और हमने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। और जिस गति से हम कर रहे हैं मुझे आशा है कि हम अगले 2 साल में जो है जो हमको नंबर बढ़ाने थे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो हम कर लेंगे। जी, एक कंसर्न अभी आ रहा है हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने जो यहाँ की बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है सांची मिल्क, उसका और अमूल के साथ में करार हुआ है। चिंता इस बात की हो रही है कि एक तरफ हम छोटी सोसाइटीज की बात कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेयर जब आएंगे मार्केट में या स्टेट में तो छोटी सोसाइटीज के लिए दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश ने एक प्रयोग किया है महिलाओं को इसमें थोड़ी सुधार करूंगा कि हमने अमूल से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। अच्छा, हमारा एग्रीमेंट एनडीडीबी से हुआ है, तो शासकीय संस्था है, शासकीय एजेंसी है जी, और उनको हमने काम दिया है जो मिल्क यूनियन है, हमारे यहाँ 6 मिल्क यूनियन है और एक मिल्क फेडरेशन है, उसका प्रबंधन का और ऑपरेशन का काम दिया है हमने, प्रबंधन और ऑपरेशन का जी। वही जो पुराने समय में कर्मचारी थे अभी भी सारे वही कर्मचारी हैं, जो पुराने समय में टेक्नीशियंस थे अभी वही टेक्नीशियंस हैं, जो पुराने समय मैनेजर्स थे वही अभी हैं। कुछ लोग वो लोग जरूर लेके आए हैं जिसका भुगतान वो स्वयं अपनी संस्था से करते हैं जी, वो मिल्क यूनियन से या फेडरेशन से वो पैसा उसका नहीं लेते हैं जी। तो ये चेंज हुआ है। दूसरा इसमें मैं बता दूं कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो इस बात का है, प्राइमरीली इस बात का है कि जहां आज हम मुश्किल से 7,000 गांव में हमारी फुटप्रिंट्स थे उसको बढ़ाकर हमको 26,000 गांव में लेके जाना है। तो 26,000 गांव में कैसे जाएंगे? उन्हीं छोटी मिल्क सोसाइटी के थ्रू ही जाएंगे। तो एक तरीके से जो हमारा फैलाव कम था, एक्सपेंशन कम था छोटी सोसाइटीज का, वो हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और स्टेट के आधे से ज्यादा गाँव में हम पहुंचना चाह रहे हैं जी। लेकिन इसमें महिलाओं की जो भूमिका है, और ये भी जो है दिस इज ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड, ऐसा नहीं है कि अनंत काल के लिए, और लिमिटेड पीरियड के लिए। उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग चल रहा है वो डेयरी सेक्टर में महिला किसानों को आगे जी जी जी। तो मध्य प्रदेश में जो मॉडल अपनाया गया है उसमें अब महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 3 मिल्क सोसाइटी हैं जो महिलाएं ही चला रही हैं, और वो जो SRLM होता है ना, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत चल रहे हैं। यद्यपि हमने उनको भी मौका दिया है कि वो चाहे तो मार्केटिंग हमारे थ्रू कर सकते हैं जिससे उनको फायदा ज्यादा हो, ये भी उसके हमारे एग्रीमेंट का पार्ट है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमारे नई संस्थाएं बन रही हैं उसमें जहां तक संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ही सदस्य के रूप में नियोजित किया जाए, जिससे कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सके और वो निर्णयों में भी भागीदारी उनकी बढ़ सके। कुछ अलग से इंसेंटिव्स की भी बात चल रही है? इंसेंटिव्स की बात तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, और वो जो इंसेंटिव है या जो भी प्राइस के निर्णय हैं वो चूंकि कॉर्पोरेट सोसाइटी है तो शासन स्तर पे नहीं होता, हमारे स्तर पे नहीं हो सकता है जी। वो जो है मिल्क यूनियन ही निर्णय लेती है कि क्या करना है, लेकिन कुछ इंसेंटिव उन्होंने जरूर अभी चालू किए हैं कुछ मिल्क यूनियन ने।
एक यहाँ प्रथा है कि जब किसी बच्ची के जन्म होता है या शादी होती है तो कुछ उनको नेक दिया जाता है। तो सोसाइटीज ने ये जरूर शुरू किया है कि जब किसी बेटी का जन्म होगा तो उसको मिल्क यूनियन की तरफ से उसको नेक भेंट किया जाएगा। इस तरह के जरूर इंसेंटिव उन्होंने शुरू किए हैं जी। तो गांव की परंपराओं को जीवंत बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। हाँ। एक अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो है मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जी। तो फार्मर यानी जो डेयरी किसान है वो प्रोसेसिंग में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मध्य प्रदेश की पॉलिसी देख रहा था, उसमें हर संभाग से कुछ कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है जहां संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग को लेकर और मार्केटिंग को लेकर। तो डायरेक्टली फार्मर कैसे उसमें इन्वॉल्व हो पाएगा? देखिए, हमारा जो कोऑपरेटिव सिस्टम है मिल्क का, वो 3 लेयर सिस्टम है। जो गांव में है उसको डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और जो उसके ऊपर की लेयर है वो मिल्क यूनियन है। यद्यप इनका एक छोटा सा जिले में भी सुपरवाइज और फैसिलिटेट करने के लिए रहते हैं, बट वो अधिकारियों का रहता है, उसमें सोसाइटी का नहीं रहता। तो एक हो गया डीसीएस जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक हो गई मिल्क यूनियन और एक हो गई फेडरेशन। तो और ये तीनों ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि जो नियम है उसमें प्रावधान है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो गांव की हो, मिल्क यूनियन की हो या स्टेट की हो, उन सभी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव उन्हीं जो मेंबर है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उन्हीं किसानों के द्वारा अपने ही बीच के लोगों से किया जाएगा। तो इस तरह हर लेवल पे उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है जी। अगर ये जो मार्केटिंग का अपना एक मॉडल है, इसमें अब किसान कितनी उम्मीद करे कि जो आज कीमत उसको अपने दुग्ध उत्पादों की मिल रही है, आने वाले समय में, जैसे कि आपने 7-8 साल का पूरा एक ये टाइम प्लान बताया है कि 7-8 साल नहीं हो, थोड़ा मैंने इसके रिजल्ट आने तो अब किसान क्या उम्मीद करे कि कितना गुना ज्यादा मुनाफा उसको मिल पाएगा डेयरी में? मैं देखिए आगे फ्यूचर मार्केट किस तरह बिहेव करेगा उसके हिसाब से होगा, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 6 महीने पहले जो मिल्क के रेट थे उसमें से 8.5 रुपया तक की बढ़ोतरी की गई है। अभी पिछले 5-6 महीने में 5-6 महीने में पिछले 5-6 महीने में 8.5 रुपया तक की बढ़ोतरी की गई है जी। एक सेकंड में बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमारे भुगतान में इरेगुलरिटी थी, रेगुलर रूप से कई बार नहीं हो पाता था किसी वजह से। अब हमने 3 तिथियां तय कर दी हैं, 10, 20, 30, 5, 15, 25, इस तरह के अलग अलग मिल्क यूनियन के हैं। इस तारीख को उसको पूरा भुगतान मिल जाएगा। तो उसको पता है कि मुझे हर 10 दिन में पैसे मिलने वाले हैं, और ये लाभांश पूरा उस किसान के खाते में। ये जो इसका लाभांश है उसमें अभी बोनस तय हो रहा है। वो चूंकि ये कोऑपरेटिव का मामला है तो जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह तय करेंगे वो तय करेंगे, बट उनके ये विचार में है और जल्दी निर्णय लेंगे वो।